नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं भाग 5 के बारे में। भाग 5 में क्या-क्या चीज़ें हैं उसको हम विस्तार से समझेंगे और राष्ट्रपति इसमें मुख्य हैं। तो हम आज बेसिकली चर्चा करने वाले हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव, पदावधि, उनकी शक्तियों के बारे में। तो हम समझते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में भाग 5 में दिया गया है। भाग 5 में दिया गया है और भाग 5 में एक अध्याय है। वैसे तो अध्याय कई हैं, लेकिन हम जिन अध्याय पे बात करने वाले हैं वो अध्याय 1 है और अध्याय 1 कार्यपालिका से संबंधित है। कार्यपालिका, जिसको इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो कार्यपालिका में आपको बता दें, इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तो हम आज बेसिकली चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। जिनको इंग्लिश में प्रेसिडेंट बोलते हैं। प्रेसिडेंट, इनके बारे में समझेंगे। तो आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल 52 में क्या दिया गया है राष्ट्रपति के बारे में, इसके बारे में हम समझेंगे। तो हम बात करें आर्टिकल 52 के बारे में। राष्ट्रपति आर्टिकल 52 से 62 तक संबंधित है। इनकी क्या शक्तियाँ होंगी, कार्य क्या होंगे, ये 52 से 62 तक में बताया गया है। तो हम 52 के बारे में समझते हैं। तो 52 में सिर्फ परिभाषा दिया गया है कि राष्ट्रपति के बारे में। तो उसमें सिर्फ इतना दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट राष्ट्रपति होगा। तो आर्टिकल 52 सीधा सा सरल सा मतलब है कि उसमें परिभाषा दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद उसमें दिया गया है कि राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में आर्टिकल 53 में। तो हम उसके बारे में बात करते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल 53 के बारे में। आर्टिकल 53 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या होंगी, एग्जीक्यूटिव पावर क्या क्या होगी। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति क्या क्या होगी, तो इसके बारे में दिया गया है। इसको राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति में इसमें दिया गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति क्या होगी, क्योंकि संघ का कार्यपालक है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। तो इसमें मोटी मोटी 2-3 बातें हैं जिसके बारे में हम समझ लेंगे। तो इसमें दिया गया है कि राष्ट्र की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। जो भी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। अब इसका क्या अर्थ है, राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति यदि कोई कार्य करेगा तो वो कार्यपालिका की शक्ति के आधार पर काम करेगा, क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च है। अब वो अपने अधीनस्थ अधिकारी, जो उनके अधिकारी हैं, उनके साथ मिलकर के काम करेगा। तो राष्ट्रपति के अधिकारी कौन हैं? प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद।
मंत्रिपरिषद के सलाह के आधार पर काम करेगा। मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्र राज्य का प्रमुख है, तो कार्यपालिका शक्ति को वो कैसे एग्जीक्यूट करेगा, तो उसके लिए उन्हें कुछ अधिकारियों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति को वह सलाह देगी और उसी सलाह के आधार पर ही राष्ट्रपति अपना कार्य करेगा। तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा ये दिया गया है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होगा। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होगा। अब तीनों सेना कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो तीनों सेनाएं हैं, जैसे थल सेना हो गई, आप जानते ही हैं हमारे देश में 3 सेनाएं हैं, थल सेना, वायु सेना और नौसेना है। तो ये 3 प्रकार की सेनाएं हैं जिनसे मिलकर इनका सर्वोच्च राष्ट्रपति होगा। तो इस आधार पे अब संघ की कार्यपालिका शक्ति में, जैसे इसमें प्रधानमंत्री हो गए और इसमें वायुसेना, थल सेना वायुसेना का सर्वोच्च कमांडर होगा और वो बिन उसी के शक्ति के आधार उनके पास, राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होगी कि वो कोई भी कमांड थल सेना वायुसेना को दे सकेगा। उसके बाद इसमें हम बात करेंगे कि जो भी और कार्य हैं, जैसे आर्टिकल 53(3) में बताया गया है कि इसमें जो भी कार्य हैं संसद का, यदि कोई संसद या राज्य सरकार अगर राष्ट्रपति के अलावा या कोई अन्य, राष्ट्रपति के अलावा कोई भी अन्य प्राधिकारी का मतलब है आयोग से गठित होने वाले कोई भी मोस्ट सीनियर पर्सन जो कि अधिकारी के रूप में है, कोई अगर अधिकारी है, वो उनके कार्यों को निवारित नहीं करेगी। राज्य सरकार अगर कोई राष्ट्रपति आदेश देता है तो राज्य द्वारा वो हस्तांतरित नहीं समझा जाएगा और वो कार्य निवारित नहीं करेगी। निवारित का मतलब है मना नहीं करेगी। यदि राष्ट्रपति कोई कार्य देता है, अब वो भी विधि के अनुसार अगर कोई कार्य दिया जाता है तो राष्ट्रपति के अलावा कोई और निवारित या हस्तांतरित नहीं करेगा, विधि के अनुसार। ये आर्टिकल 53 में बताया गया है। तो कार्यपालिका की शक्ति के बारे में आपको पता हो गया कि इसमें प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद सलाह देगी और ये सर्वोच्च कमांडर होंगे कार्यपालिका शक्ति में। उसके बाद संसद और राज्य सरकार विधि के अनुसार उनके कार्यों को निवारित नहीं करेगी राष्ट्रपति के अलावा। आर्टिकल 53 में ये बताया गया है। उसके बाद है आर्टिकल 54 और 55। आर्टिकल 54 और 55 ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आर्टिकल विशेष चर्चा नहीं करेंगे, इसकी चर्चा ये क्योंकि बड़ा सब्जेक्ट है तो हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सारा सब कुछ जो भी चुनाव से संबंधित है सभी से पर टिका हुआ है। तो ये बड़ा टॉपिक है। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले भारत के चुनाव सिस्टम को समझना पड़ेगा कि राष्ट्रपति का चुनाव तो हम समझेंगे। हम समझेंगे कि राज्य सरकार जिनको चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, सीएम का चुनाव कैसे होता है। उसके बाद प्रधानमंत्री, लोकसभा जिसको बोलते हैं, लोकसभा का चुनाव समझेंगे। उसके बाद हम विधानसभा का चुनाव समझेंगे, पंचायती राज का चुनाव समझेंगे, पंचायत में तीनों स्तर के, जिसको ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के नाम से जानते हैं, उसको समझते हुए हम समझेंगे आर्टिकल 54 और 55 को। तो अभी हम जो भी आर्टिकल इसमें राष्ट्रपति के बारे में दिए गए हैं हम उसके बारे में चर्चा करते हैं।
और उसके बाद में इसको समझते हैं आर्टिकल 54 और 55 को। तो हम आर्टिकल 56 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 56 में क्या है? आर्टिकल 56 में दिया गया है राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में, कि राष्ट्रपति के पदावधि। पदावधि का मतलब क्या है? पदावधि, अब पदावधि का मतलब है कि इसको पद और अवधि, अवधि माने ईयर, कब तक वो रहेंगे, इसके बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 56 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति चुने जाने के बाद, यदि कोई व्यक्ति है जो राष्ट्रपति चुना जाता है, तो वो राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर चुने जाने के बाद 5 वर्ष तक वो व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर बना रहेगा। तो इसमें बना रहेगा ये दिया गया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक तो बना ही रहेगा। उसके बाद में अब अगर राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना है तो वो उपराष्ट्रपति को दे सकेगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकेगा। और उपराष्ट्रपति को किस प्रकार देगा? उसको स्वहस्ताक्षरित। स्वहस्ताक्षरित का मतलब क्या है? कि अपने द्वारा हस्ताक्षर किए हुए लेख में वो त्यागपत्र दे सकेगा। स्वहस्ताक्षरित लेख त्यागपत्र वो दे सकता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र जिसको इंग्लिश में रेजिग्नेशन बोलते हैं, वो अपना त्यागपत्र दे सकेगा। अब तीसरा में क्या बताया गया है? 2 ये हो गए। यदि राष्ट्रपति को हटाना है तो राष्ट्रपति को किस प्रकार हटाया जाएगा? तो इसमें आर्टिकल 61 जो कि महाभियोग से संबंधित है। तो आर्टिकल 61 से महाभियोग लगा करके ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकेगा। तो हम आर्टिकल 61 को आगे समझेंगे। तो राष्ट्रपति को तभी हटाया जा सकेगा महाभियोग द्वारा, वो भी आर्टिकल 61 का प्रयोग करके राष्ट्रपति को हटाया जाएगा। और उसके बाद है राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद, राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद तब तक वह अपने पद पर बना रहेगा। वह अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव न हो जाए, पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण होने के बाद भी तब तक उस पद पर बना रहेगा, राष्ट्रपति के पद पर, जब तक कि नया राष्ट्रपति चुन करके नया राष्ट्रपति ना आ जाए। तो ये चीज़ें हैं राष्ट्रपति के 56 में पदावधि के बारे में बताया गया है। कि पहले में दिया गया है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक बना रहेगा। आप चुनाव जीतने के बाद अगर कोई राष्ट्रपति का उम्मीदवार है जो जीत गया है तो राष्ट्रपति बन गया, तो 5 वर्ष तक बना रहेगा। उसके बाद
त्यागपत्र के बारे में अगर हस्ताक्षरित त्यागपत्र हो, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकेगा। ये चीज़ें हैं। उसके बाद इसमें एक चीज़ और है कि राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा, इसकी सूचना, त्यागपत्र की सूचना, इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को उपराष्ट्रपति देगा। जब भी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा तो उपराष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दे। ये चीज़ें हैं। और आर्टिकल 61 के द्वारा महाभियोग द्वारा हटाया जा सकेगा और राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति चुन करके ना आ जाए। आर्टिकल 56 में ये बताया गया है। और आर्टिकल अब हम 57 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 में बताया गया है पुनर्निर्वाचन की प्रक्रिया, कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की प्रक्रिया क्या। पुनर्निर्वाचन की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन कैसे होगा? तो यदि कोई राष्ट्रपति है, यदि कोई व्यक्ति है जो राष्ट्रपति है, अभी भी राष्ट्रपति के पद पर आसीन है, यदि राष्ट्रपति वर्तमान में वो राष्ट्रपति है, यदि राष्ट्रपति है और पहले भी रह चुका हो या पहले रह चुका हो तो ऐसा व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आवेदन कर सकता है। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है कि अगर राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचित होना है तो यदि वर्तमान में वो राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति अपने, मान लीजिए, क्योंकि इसमें दिया गया है कि राष्ट्रपति तब तक पद पर बना रहेगा, तो जब तक पद पे बना है तब तक तो चुनाव लड़ नहीं सकता। तो वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा और उसके बाद में वो फिर से चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति पद के लिए। और या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले राष्ट्रपति रह चुका है, वो भी राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन कर सकता है। आर्टिकल 57 में ये बातें बताई गई। उसके बाद में है आर्टिकल 58 के बारे में हम बात करेंगे। आर्टिकल 58 क्या है? आर्टिकल 58 के बारे में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति को चुनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होंगी। तो योग्यता के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन की अर्हताएं या योग्यताएं तो क्या क्या होगी? 58 में ये बताया गया है कि पहले बार तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो और कम से कम वह उसकी उम्र, पहली योग्यता ये है। दूसरी योग्यता है कि वह 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। ये चीज़ें हैं। वह 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो और उसके बाद फिर तीसरा क्या है? तीसरा है कि वो लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो।
ये चीज़ें होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए। और इसमें एक बात और है कि वो किसी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर ना हो। अब लाभ का पद कौन कौन सा है? भारत सरकार और राज्य सरकार के नियंत्रण में आने वाले जो भी सरकारी संस्थाएं हैं जिनमें अधिकारी नौकरी करते हैं, वो सभी लाभ के पद हैं। जिसमें अब लाभ का पद कौन कौन सा नहीं है? जैसे राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, या फिर लोकसभा सदस्य हो गए, विधानसभा के सदस्य हो गए। इस तरह के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। क्योंकि अभी इसका कुछ लोगों को डाउट होगा कि ये क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि ये परमानेंट पद नहीं है। इस पद को कभी भी इस पद से हटाया जा सकता है, क्योंकि 5 साल के लिए व्यक्ति चुना जाता है और 5 साल के बाद उनको फिर से हटा करके नया निर्वाचन पद्धति को, नया निर्वाचन के अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति को या उसी व्यक्ति को जो भी चुनाव में जीतता है उनको उस पद पर लाया जाता है। ऐसी व्यवस्था है। तो इसके बारे में आर्टिकल 58 हो गया। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 59 के बारे में। आर्टिकल 59 में क्या क्या चीज़ें हैं? तो राष्ट्रपति के पद और शर्तों के लिए क्या क्या है, इसके बारे में समझेंगे। आर्टिकल 59 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्त क्या क्या है। राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें हैं? यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति हो जाता है तो उसके लिए कुछ नियम और शर्तें, उसकी शक्ति, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तो सबसे पहले तो राष्ट्रपति, यदि कोई राष्ट्रपति चुना जाता है तो उन्हें तो सबसे पहले, यदि कोई व्यक्ति है जो लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा का सदस्य है या कहीं कार्यरत हैं, तो अगर संसद के सदस्य हैं, संसद, इसको ऐसे लिखेंगे कि संसद का अगर सदस्य है तो उनको उसी टाइम से उनकी सदस्यता को रिक्त समझा जाएगा। रिक्त यानी खाली समझा जाएगा, रिक्त समझा जाएगा। और इसके बाद में है कि यदि राष्ट्रपति जब भी अपने पद पर होगा तो उसको बिना किराया दिए, बिना किराए के, बिना किराया दिए, किराया दिए उसे आवास की व्यवस्था होगी। और उसके बाद में जो भी उन्हें कन्वेंस दिया जाता है, माली हो गया, उसके बाद में मान लीजिए उनके गाड़ियों की खर्चा, गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ, वेतन भत्ते, तो इन सब चीज़ों को दिया जाएगा राष्ट्रपति को। जो भी सुविधाएं हैं राष्ट्रपति पद के लिए, वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी। वेतन भत्ते, उनको सरकारी आवास का खर्चा, उन्हें सरकारी आवास दिया जाएगा, और जो भी पद के लिए अच्छी सुविधाएं हैं वो सारी चीज़ें दी जाएंगी। उसके बाद में इसमें एक बात और लिखी गई है कि ये भी जो इनको ये चीज़ प्रोवाइड हो रहे हैं, जो ये चीज़ मिल रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जाएगी, कमी नहीं किया जाएगा, कमी नहीं किया जाएगा। ये चीज़ें आर्टिकल 59 में बताया गया है। और हम आपको आर्टिकल 60 के बारे में बता दें। आर्टिकल 60 में शपथ के बारे में दिया गया है, शपथ एवं प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति कैसे शपथ और प्रतिज्ञा लेगा, शपथ एवं प्रतिज्ञान। अब यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो राष्ट्रपति पद पे चुन के आता है
तो उन्हें शपथ कौन दिलाएगा? तो इसके लिए है राष्ट्रपति को शपथ CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश जिन्हें कहते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को प्रतिज्ञा दिलाया जाएगा, उनको शपथ दिलाया जाएगा कि वह राष्ट्रपति ये जब भी बन के आते हैं तो प्रतिज्ञा में क्या होता है कि संविधान का पालन करेंगे। वो उसमें सीधा सा मतलब है कि जो भी राष्ट्रपति के पद के लिए हैं उनका नाम, और उसके बाद में ये बताया जाता है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्रपति पद पर चुनकर आया हूँ, मैं संविधान का पालन करूँगा और उस संविधान की रक्षा करूँगा, क्योंकि संविधान का रक्षक राष्ट्रपति को ही माना जाएगा। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो इसमें शपथ एवं प्रतिज्ञा में बताया जाता है। तो आर्टिकल 60 में ये बताया गया है। और उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 61 के बारे में। आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 संबंधित है, हमने आपको बताया था कि आर्टिकल 61 संबंधित है महाभियोग के बारे में, कि महाभियोग कैसे चलाया जाएगा राष्ट्रपति के ऊपर, महाअभियोग की प्रक्रिया क्या होगी, ये आर्टिकल 61 में बताया गया है। तो सबसे पहले यदि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग कब लगाया जाएगा? यदि संविधान का अतिक्रमण करता है, राष्ट्रपति यदि संविधान का अतिक्रमण कर रहा है तब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जाएगा। और महाभियोग चलाने से पहले, क्योंकि राष्ट्रपति एक बड़ा पद है, कोई ऐसा वैसा पद तो है नहीं, तो उसको चलाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाएगा, लिखित नोटिस दिया जाएगा या लिखित पत्र, उनको लिखित जानकारियों में ये बताया जाएगा और महाभियोग के बारे में कि उनके ऊपर महाभियोग चलाया जा रहा है। तो 14 दिन पहले उनको नोटिस देना पड़ेगा। और उसके बाद में महाभियोग चलाने के लिए भी कम से कम जो भी संसद में सदस्य हैं उन सदस्यों के 1/4 सदस्य, यदि मान लीजिए 1/4 सदस्य द्वारा, यानी 1/4 1/4 सदस्य के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, अनुमोदित जिसको हम प्रस्तावित बोलते हैं, अनुमोदित होना चाहिए। यानी एक जो भी सदस्य संख्या है, मान लीजिए संसद के लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, जिसमें से मान लीजिए 545 में से 1/4 सदस्य हैं, तो करीब 150 के आसपास या उससे थोड़ा ज़्यादा हैं। मान लीजिए हम अगर मोटा मोटा फिगर लेते हैं 210 व्यक्ति हैं, तो यदि 210 व्यक्ति हैं उस दिन बैठे हैं और उसके बाद में प्रस्तावित उनके लिए लाया जा रहा है, अनुमोदन किया जा रहा है, तो कम से कम 53 सदस्य ऐसे होना चाहिए कि जो इस बात में प्रस्ताव को पारित करें। किसके लिए? महाभियोग के लिए। तो महाभियोग के लिए पारित करेंगे, उसके बाद में महाभियोग चलाया जाएगा। तो जब महाभियोग चलाया जा रहा है उसके बाद फिर क्या होना चाहिए कि मान लीजिए जब चलाया गया उसके बाद प्रस्ताव दोनों सदनों में पारित हो गया। जब पारित हो गया तो उसके बाद अन्वेषण किया जाएगा, अन्वेषण किया जाएगा। अन्वेषण का क्या मतलब है? उसका परीक्षण किया जाएगा,
उसके बाद यदि सत्य पाया जाता है तो 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, हटाया जाएगा। तो ये व्यवस्था है, क्योंकि राष्ट्रपति इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है, तो उनको पद से हटाने के लिए ये प्रक्रिया है, अन्यथा नहीं हटाया जाएगा। यदि संविधान का अतिक्रमण करता है तो उन्हें 14 दिन पहले लिखित पत्र में उनको बताया जाएगा कि उनके खिलाफ महाभियोग चलाया जा रहा है। उसके बाद में 1/4 सदस्यों द्वारा लोकसभा या राज्यसभा संसद में वो पास होना चाहिए। उसके बाद भी महाभियोग चलाया जाएगा। उसके बाद उसका परीक्षण किया जाएगा। यदि सही पाया जाता है तो 2/3 बहुमत से पास करके, उसके बाद 2/3 बहुमत से पास करके ही हटाया जा सकेगा। आर्टिकल 61 में महाभियोग की क्या प्रक्रिया होगी इसके बारे में बताया गया है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 62 के बारे में, जो कि थोड़ा महत्वपूर्ण भी है। तो इसमें दिया गया है पद की रिक्तता के बारे में, कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है, आर्टिकल 62 के बारे में बताया गया है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली है, राष्ट्रपति का पद रिक्त या खाली है, तो रिक्त किन किन स्थितियों में हो सकता है। पहली बात तो कार्यकाल पूर्ण हो गया हो, इसके आधार पर कार्यकाल का पूर्ण हो जाना। यदि कार्यकाल पूर्ण हो गया है तब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। या फिर कोई आकस्मिक घटना आ गई है, आकस्मिक कोई घटना घट गई हो। आकस्मिक का मतलब है कि मृत्यु हो गई है या त्याग कर दिया हो अपने पद का। तो यदि ऐसा कुछ हो जाता है तो राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए कम से कम 6 महीने के अंदर 6 महीने के भीतर ही राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। अब इसमें संविधान में दिया गया है तो इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा, उसके पहले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। और राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आ सकती। चाहे उस दिन मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव है, यदि कोई विधानमंडल भंग हो गया हो या कोई सांसद की डेथ हो गई हो, कुछ भी आ गया हो, आंधी आ गई हो, तूफान आ गया हो, सब कुछ इधर से उधर हो गया हो, लेकिन 6 महीने के भीतर ही राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। ये आर्टिकल 62 में दिया गया है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 54 और 55 के बारे में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसको हम एकदम विस्तार से आसान शब्दों में समझेंगे। तो क्योंकि ये क्लास भी बड़ा हो गया है तो हम अगली क्लास में समझते हैं आर्टिकल 54 और 55 के बारे में। उसमें हम बात करेंगे पूरा कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।